गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो इस वीडियो में हमारा सेशन है, आप सभी का प्रथम स्वागत है। और आज हम इस जूम क्लास में रसायन विज्ञान की नई यूनिट के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है ये रसायन विज्ञान की। आज इसको डिस्कस करेंगे, इसके थोड़े से पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हमको ये देखना है पहले कि इसके कौन कौन से टर्म्स इसमें आने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इनकी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे और उसके बाद इसके जो मेन टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ऊष्मागतिकी का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स से क्या ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं? इसका अगर अर्थ देखोगे तो इसका अर्थ होता है फ्लो ऑफ हीट। इसका थर्मोडायनामिक्स फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो यह अर्थ निकलता है ऊष्मा का प्रभाव, मतलब बहना, ऊष्मा का बहना। ऐसा ये थर्मोडायनामिक्स शब्द से हमको इसका अर्थ प्राप्त होता है। अगर इसकी परिभाषा देखें, कैसे परिभाषित करें ऊष्मागतिकी को, तो ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता था, ब्रांच उसी की है ये, अब सब एक कर दिया है। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। और इसमें आपको विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का वर्णन करेंगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन का वर्णन करेंगे, कैसे एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है, कैसे इसके नियमों को दिया गया ऊष्मागतिकी के, उन नियमों का हम वर्णन इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो समझ में आया होगा कि ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो, ऊष्मागतिकी के अंदर जो पहला हमारा टर्मिनोलॉजी आएगी, शब्दावली, तो सबसे पहले शब्द आता है निकाय, या निकाय को हम सिस्टम कहते हैं। निकाय हिंदी में निकाय कहते हैं और अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। पहले आपको ये समझना होगा निकाय किसे कहते हैं। चलिए, ये हम यूनिवर्स बना रहे हैं, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। हम एक साथ अगर पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना चाहें तो ये संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए क्या किया जाता है, इस यूनिवर्स का वो भाग जिसका हमें अध्ययन करना होता है, उस भाग को हम पृथक कर लेते हैं, अध्ययन करने वाले भाग को यूनिवर्स से पृथक कर लेते हैं, और ऐसे पृथक किए गए भाग को हम निकाय कहते हैं। मान लिया, अभी समझ में आएगा, ये यूनिवर्स था, अब हमको इतना भाग आपको अध्ययन करना है, इसमें से हटा के पूरे भाग का अध्ययन नहीं कर सकते। तो ऐसा भाग जिसका अध्ययन किया जाता है उसे सिस्टम या निकाय कहते हैं। और इस निकाय, यूनिवर्स का वो भाग जो इस निकाय के बाहर होता है, उस बाहर के जो भाग है यूनिवर्स का, इसको हम परिवेश या सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग या परिवेश कहते हैं। दूसरा हम परिवेश को भी देखेंगे। और इस निकाय और परिवेश, ये दोनों एक दूसरे से इस रेखा के द्वारा पृथक रहते हैं, इसको बाउंड्री लाइन कहते हैं, परसीमा रेखा। बाउंड्री लाइन या परसीमा रेखा कहते हैं। ये परसीमा रेखा वो रेखा है जो निकाय को परिवेश से पृथक करती है। तो एक बात समझ में आ गई, अगर हम विश्व को देखें, यूनिवर्स को देखें, तो यूनिवर्स या विश्व कहते हैं इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दोगे तो विश्व बन जाएगा। लिख देते हैं हिंदी में, विश्व इज इक्वल टू निकाय प्लस परिवेश। और ये निकाय और परिवेश बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं और एक परसीमा रेखा के द्वारा पृथक रहते हैं। तो हमने क्या देखा, निकाय। तो यूनिवर्स का वो भाग जिसका अध्ययन किया जाता है उसे निकाय कहते हैं, और
विश्व का वो भाग जो निकाय के बाहर होता है उसे हम परिवेश कहते हैं। हिंदी में परिवेश और अंग्रेजी में सराउंडिंग कहते हैं। ये सराउंडिंग है और ये दोनों एक दूसरे से परिसीमा रेखा या बाउंड्री लाइन के द्वारा पृथक रहते हैं। तो हमने तीन चीजें देखी, निकाय, परिवेश और विश्व। ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ये जो निकाय है, ये निकाय कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इस ऊष्मागति के अंतर्गत जो हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार। तो निकाय तीन प्रकार के होते हैं। यहां पर आपको तीन प्रकार के सिस्टम देखने को मिलेंगे। नंबर एक, खुला निकाय, या इसको अंग्रेजी में ओपन सिस्टम कहते हैं, खुला निकाय। ध्यान दो, अब हमें निकाय और परिवेश के बीच में डायरेक्ट संपर्क करना है। दो चीजों का विनिमय करना होगा, एक द्रव्य का और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य मानी मैटर, लिक्विड नहीं, द्रव्य। यहां हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, मैटर और ऊर्जा। इन दो चीजों का विनिमय होता है परिवेश और निकाय के बीच में। इस आधार पर इनको तीन भागों में बांटा। तो खुला निकाय किसे कहते हैं? वह निकाय जिसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय किया जा सकता है। बोथ एनर्जी एंड मास कैन बी एक्सचेंज्ड। निकाय से परिवेश में ऊर्जा जा सकती है, परिवेश से ऊर्जा निकाय में जा सकती है, मास निकाय से परिवेश में आ सकता है और परिवेश से निकाय में जा सकता है। दोनों का विनिमय होता है द्रव्य, मास और एनर्जी का निकाय और परिवेश के बीच में। तो ऐसे निकाय को हम खुला निकाय कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसका। हॉट टी इन ए कप, हॉट टी इन ए कप, कप में एक गर्म चाय, ये खुला निकाय। कप है जो वो उसकी बाउंड्री लाइन, कप का जो आयतन है वो निकाय है और कप के बाहर की जो दुनिया है वो परिवेश। तो क्या होगा, थोड़ी देर आप कप को, चाय को रखा रहने दीजिए, उस चाय की जितनी भी एनर्जी है वो सब धीरे धीरे परिवेश में आ जाएगी और चाय ठंडी हो जाएगी। अगर तुमने और रखा रहने दिया तो बाहर से मच्छर, मक्खी, डस्ट, धूल कुछ भी उस कप में पड़ सकती है। तो विनिमय हो रहा है, और रखी रही, हाथ लग गया तो सब चाय निकल करके परिवेश में भी फैल जाएगी। तो ऐसे निकाय में दोनों चीजों का विनिमय होता है, मास का भी और एनर्जी का भी। तो ऐसे निकाय को हम खुला निकाय कहते हैं। दूसरा, सेकंड है हमारा क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। क्लोज सिस्टम, बंद है ऐसा निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का तो विनिमय किया जा सकता है लेकिन द्रव्य का, मास का नहीं। ऐसे निकाय को बंद निकाय कहते हैं। ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, नॉट मास। मास नहीं आ सकता, ऊर्जा का विनिमय होगा। तो ऐसे निकाय को बंद निकाय कहते हैं। उदाहरण, हॉट टी इन ए केटल, केतली में गर्म चाय। केतली बंद है, निकाय बंद है, तो बाहर से कोई भी मास उसके अंदर नहीं डाल सकते आप। मच्छर, मक्खी, धूल, मीठा, बिस्किट, जहर कुछ नहीं मिला सकते क्योंकि केतली ढक्कन बंद है। आप कहोगे हम ढक्कन खोल लेंगे, तो जैसे ही ढक्कन खोलोगे तो खुला निकाय बन जाएगा, हाथ लगाते ही ढक्कन को। और ढक्कन बंद करके कोई तकनीकी नहीं बनी जो आप उसमें डाल सके। और थोड़ी देर के बाद उस केटल से भी ऊर्जा प्रवेश में आएगी और चाय केतली के में भी धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात ठंडी हो जाएगी। तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हुआ, मास का नहीं हुआ। तो ये कहलाता है हमारा क्लोज सिस्टम। और तीसरा निकाय रहता है विलगित निकाय, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा का और ना ही मास का या द्रव्य का विनिमय किया जा सकता है, ऐसे निकाय को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं।
इन दिस सिस्टम नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन बी एक्सचेंज्ड। कुछ भी विनिमय नहीं होगा, ना ऊर्जा का न द्रव्य का। ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हॉट टी इन ए थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में बहुत लंबे समय तक ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। अगर आपका अच्छा फ्लास्क है तो 12 घंटे तक ऊर्जा जिस टेम्परेचर पे आप भर के लाते हैं वही टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कोई द्रव्य का भी विनिमय नहीं होता, ऊर्जा गर्म की गर्म रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस प्रकार इस ऊष्मागतिकी में आपको 3 निकायों का वर्णन किया गया है। 3 निकाय आपको देखने को मिलेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आएगी। इसके बाद आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्टेट फंक्शन। ये बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अवस्था फलन। स्टेट फंक्शन की हिंदी हुआ करती है अवस्था फलन। ध्यान करो, इस ऊष्मागतिकी में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह अवस्था या किसी वह गुण जो वर्तमान पर निर्भर करता है, उसका वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके पथ पर। कोई अवस्था कैसे प्राप्त हुई इससे मतलब नहीं है, ये वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है। तो ऐसी घटना को हम अवस्था फलन कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी में जितने आप गुणों का अध्ययन करेंगे वो सब गुण अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन। उदाहरण के लिए आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एल्मोट एनर्जी, ये सभी स्टेट फंक्शन। ये उसकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती हैं, उसके पथ पर नहीं, किस रास्ते से। जैसे आप इस विद्यालय में आ गए, बिल्कुल ठीक है, स्टेट फंक्शन, आप बैठे हैं, पढ़ाई शुरू हो गई। अब आप घर से विद्यालय तक कैसे आए इसका वर्णन नहीं, आ गए ना, वर्तमान में बैठे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो वर्तमान पर निर्भर करती है, उसके पथ पर नहीं, किस रास्ते से होकर के आए ये मानी नहीं रखता, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन अवस्था फलन कहते हैं। 2 गुण आपको और इसमें देखने को मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स में। एक कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैं हिंदी में भी बता देता हूं। मात्रा आश्रित गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं, मात्रा आश्रित गुण। और मात्रा आश्रित रहे, मात्रा पर जो निर्भर नहीं करते, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। मात्रा आश्रित और मात्रा विहीन, मात्रा पर निर्भर नहीं करते। तो वे मतलब समझ लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वे गुण जो किसी भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनको हम मात्रा आश्रित गुण कहते हैं। और जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको मात्रा अनाश्रित, नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मेटल, क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करते, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का उदाहरण हो सकता है ताप। किसी पदार्थ का ताप जो होता है उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। मात्रा चाहे उस पदार्थ की थोड़ी लोगे तब भी उसका उतना टेम्परेचर होगा, या मात्रा अधिक लोगे तब भी उतना टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर का मात्रा से कोई भी रिलेशन नहीं होता। घनत्व भी मात्रा विहीन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे आपके शरीर का ताप, हमारे मनुष्यों का, सबके शरीर का ताप निश्चित है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चाहे वो मनुष्य 20 किलो का है या 120 किलो का है, ऐसा नहीं है कि 120 किलो वाले का 208 होता हो टेम्परेचर, नहीं, कांस्टेंट है, भार से कोई मतलब नहीं। आप कोई जल को 1 लीटर को बॉयल करो तब भी 100 पर बॉयल होगा, और 1 टन को बॉयल करोगे तब भी 100 पर होगा। इट मीन्स टेम्परेचर इज नेवर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो आते हैं गुण, वो आते हैं हमारे जितने भी हमने बात की अभी, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब गिब्स एनर्जी,
ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, मात्रा आश्रित गुण हैं, ये मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हम ये बार बार शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ऊष्मागतिकी में आपको इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा, ये सब है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, हिंदी में इसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी निकाय के अंदर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है और ये ऊर्जा उस निकाय में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अगर हम बात करें कि इंटरनल एनर्जी कितने प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है, तो ये एनर्जी उस निकाय में उपस्थित परमाणु या अणुओं की समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। जैसे उस निकाय में अणुओं की कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, अणुओं की घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, अणुओं की स्थिति के कारण गतिज ऊर्जा, ठीक है, उनके विन्यास के कारण ऊर्जा। तो इन तमाम ऊर्जाओं का जो योग होता है उसे हम उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और इस आंतरिक ऊर्जा को या तो U से प्रदर्शित करते हैं या फिर P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, ये एक अवस्था फलन है, ये वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करती। माना कोई निकाय, ये एक प्रारंभिक अवस्था है, ये इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था B में पहुंचा, ये फाइनल स्टेज है। तो इस प्रारंभिक अवस्था में इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है और इस अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E2 है। इसलिए हम इसमें हमेशा परिवर्तन निकालते हैं, डेल्टा E। किसी भी ऊष्मागतिकी के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं निकाली जाती, हमेशा चेंज निकलता है, चेंज इन प्रॉपर्टीज। हम यहाँ आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ को निकालते हैं, डेल्टा E। और डेल्टा E बराबर होता है हमेशा, याद करेंगे, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। हमेशा फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को घटाएंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इन दोनों अवस्थाओं को के अंतर को हम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। इस सिस्टम में कितनी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो डेल्टा E हमने ज्ञात कर लिया। प्रारंभ में कितना था, लास्ट में कितना है, ये निकाय यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसका वर्णन ऊष्मागतिकी के अंदर नहीं किया जाता। यहाँ आ गया, बहुत अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ, बहुत अच्छा, डिफरेंस निकाल लिया, उस गुण का अध्ययन कर लिया, कैसे आया, इस कैसे का वर्णन इस इकाई के अंदर ऊष्मागतिकी ये व्याख्या नहीं करती। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बहुत इंपॉर्टेंट गुणों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।